नाउ सेक्शन बी से क्वेश्चन 21 देखिए। लेट ए एंड बी टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 कि ए और बी जो है दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं जिनका की ऑर्डर 3 है, सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू -4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ -6ab। तो यहां पर मुझे कुछ वैल्यूज दे रखी हैं। मुझे दे रखा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए that is 3 and determinant of b that is equal to में माइनस का 4 and we have to find determinant of माइनस का 6ab। माइनस के 6ab का मुझे डिटर्मिनेंट यहां पर फाइंड आउट करना है। अब पहली बात तो आप यहां इस बात से बिल्कुल भी पजल ना हो कि या तो आप DET ऑफ a लिख दो या फिर इस तरह से लिख दो, दोनों का मतलब जो है वो सेम ही है। बात यहां पर डिटर्मिनेंट ही की ही हो रही है, इसका मतलब भी डिटर्मिनेंट ऑफ बी है और इसका मतलब भी डिटर्मिनेंट ऑफ बी है। अब ये वाली वैल्यू मुझे निकालनी है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस का 6ab मुझे यहां पर निकालना है। तो आप यहां समझो कि किस तरह से हम ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हमें 2-3 प्रॉपर्टीज यहां पर मेमोराइज होनी चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी के ए का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होता है, के की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ ए। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास होनी चाहिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी के बराबर होता है। तो ये दो प्रॉपर्टीज हम यहां पर यूज करने वाले हैं और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। माइनस के 6ab यानी के का काम यहां पे क्या कर रहा है, माइनस का 1 कर रहा है, तो -1 की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ये जो मैट्रिक्स है उसको एज इट इज लिख देंगे। n मेरे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो यहां पर 3 दे रखा था, यानी यहां पर आ जाएगा -1 की पावर 3 और यहां पर हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ओके ये माइनस का 6 है। क्या है ये, माइनस का 6 है, तो -6 का क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b हो गया। -6 का क्यूब यानी -1 की पावर, जब भी आपके पास ऑड नंबर आए तो वो -1 होगा और -1 की पावर यदि इवन नंबर आती है तो वो प्लस का 1 होगा। तो -1 की पावर ऑड नंबर यानी नेगेटिव और 6 का क्यूब आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो मेरे पास है आपका 3 और डिटर्मिनेंट ऑफ बी है माइनस का 4। माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और 6 का क्यूब हो जाएगा 36 इंटू 6 इज 216 और यहां पर आ गया 12 6 जा 72 कैरी 7, 12 1 जा 12 और 7 19 कैरी 1, 12 2 जा 24 और 1 25, 2592 यहां पर मेरे पास -6ab का जो डिटर्मिनेंट है वो यहां पर आ गया है। की कंसेप्ट क्या है, वो दो प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज आप अपने माइंड में रखोगे तो ये वैल्यूज यहां पर निकाल पाएंगे। आफ्टर दैट क्वेश्चन 22 का ए पार्ट देखिए। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सो दैट fx is equal to 2x square minus ax plus 3 is an increasing function on 2,4। यानी मुझे a की वो छोटी से छोटी वैल्यू निकालनी है जिसके के लिए जो फंक्शन है वो हमारा क्या हो, इंक्रीजिंग हो। तो यहां पर हम गिवन फंक्शन को लिखते हैं, द गिवन फंक्शन इज, वो हमारे पास है fx 2x स्क्वायर माइनस ax प्लस 3 और इंटरवल भी हमें दे रखा है ऑन 2,4। आप यहां ध्यान से देखो कि वो कह रहा है कि विल बी इंक्रीजिंग, यानी सबसे पहले मैं इसका f डैश x निकाल देता हूं। तो f डैश x यानी इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 4x माइनस का a। वी नो दैट fx will be increasing
इफ एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो हमारा जो एफ एक्स है वो आपका क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। यानी 4x माइनस ए इज इक्वल टू 0, इसको इधर ले आएंगे। 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, a इज लेस देन इक्वल टू 4x। अब यहां पर आप ध्यान से देखें, जो a है वो किससे छोटा है, आपका 4x से छोटा है। तो यहां से आप कौन सी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, मैं यहां पर वैल्यू पुट करूंगा 2, यानी देखो दोनों पुट कर देते हैं। a इज लेस देन इक्वल टू 8 एंड a इज लेस देन इक्वल टू 4 4 जा 16। दोनों को कौन सी बात सेटिस्फाई कर रही है आपकी, हमें यहां पर छोटी से छोटी वैल्यू निकालनी है, तो हम ये बड़ी वाली वैल्यू तो यहां लेने से रहे, तो छोटे वाली वैल्यू को कंसीडर करेंगे। तो हमने छोटी वाली वैल्यू यहां पुट कर दी, तो आपका a जो है वो लेस देन इक्वल टू 8 आ गया। लेकिन लेस देन इक्वल टू 8 का भी मतलब क्या है कि भाई 8 से छोटी वैल्यूज तो यहां बहुत सारी हो सकती हैं, तो यहां पर a कैन बी 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, एंड माइनस की कोई भी वैल्यू हो सकती है। वो कह रहा है a की छोटी से छोटी वैल्यू, यानी जो a है वो माइनस इंफिनिटी टू 8 के इंटरवल में कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो हम कहेंगे कि ऐसा कोई a एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि इनमें से कोई एक वैल्यू तो हम बता नहीं पा रहे हैं। सो नो मिनिमम वैल्यू ऑफ a एग्जिस्ट। तो कोई मिनिमम वैल्यू ऑफ a जो है वो यहां पर एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस तरह से आप क्वेश्चन में प्रोसीड करेंगे। आफ्टर दैट क्वेश्चन 22 का बी पार्ट देखिए। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, शो दैट एफ इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हमारा जो ये गिवन फंक्शन है, मुझे ये शो करना है कि वो आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। वी नो दैट कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग तब होता है जब आपका एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आए, तब हमारा जो फंक्शन है वो क्या होता है, आपका इंक्रीजिंग होता है। तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन है उसको लिखते हैं। वो है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू में x प्लस 1 बाई एक्स एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहां ध्यान से देखें तो मैं इसका डेरिवेटिव निकाल दूं। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू में x का डेरिवेटिव तो 1 हो गया, और 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर। एलसीएम ले लें तो एक्स स्क्वायर आ गया, 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1। ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप समझो कि भाई यदि मैं x की वैल्यू यहां पर क्या ले लेता हूं, 1 ले लेता हूं, तो यहां पर आएगा 1 माइनस 1 इज 0। लेकिन 1 से बड़ी यानी कि वैल्यू मान लीजिए 2 लेता हूं, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 यानी कितना हो जाएगा मेरा, दैट इज 3 विच इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी मैं जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी लेता हूं तो f डैश x जो है वो ग्रेटर देन 0 है। सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यानी कि जब जो x है हमारा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, तो जो एफ एक्स है वो हमारा एक इंक्रीजिंग फंक्शन यहां पर बनेगा। आफ्टर दैट क्वेश्चन 23 का ए पार्ट देखिए। सिंप्लीफाई साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो टर्म मुझे सिंप्लीफाई करनी है मैं वो यहां पर लिखता हूं। द गिवन टर्म इज, दिस इज क्वेश्चन 23 का ए पार्ट। द गिवन टर्म इज, ध्यान से देखें वो मेरे पास है साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप ध्यान दें कि भाई जब भी आपके पास ऐसा केस आए, माइंड में रखना कि रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बने, तो या तो वहां पर आप टेन थीटा पुट करोगे या फिर कॉट थीटा पुट करोगे।
और जब रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आए तो साइन थीटा या फिर कॉस थीटा, क्योंकि जब रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनता है तो वो केवल इनसे सिंप्लीफाई हो सकता है, और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनता है तो वो इनसे सिंप्लीफाई हो सकता है। तो हम यहां पर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो यहां पर हम x को क्या पुट कर देंगे, टेन थीटा पुट कर देंगे, विच इंप्लाइज कि यदि आप यहां से थीटा निकालें तो इसको इधर ले जाएंगे, थीटा इज इक्वल टू में टेन इनवर्स एक्स, तो यहां पे आ जाएगा आपका साइन इनवर्स टेन थीटा अपॉन रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एंड वी नो दैट कि आपका हमारे पास आइडेंटिटी होती है कि 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको इधर ले आइए, सो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर को इधर लेके आएंगे, सो सेक थीटा इज इक्वल टू में रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यानी रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है वो सेक थीटा के बराबर होता है। सो साइन इनवर्स टेन थीटा अपॉन में सेक थीटा। अब टेन और सेक को साइन कॉस में ब्रेक कर लेते हैं तो यहां पे आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड सेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आ गया थीटा विच इज इक्वल टू में टेन इनवर्स एक्स, यानी इस टर्म को सिंप्लीफाई करने से जो थीटा की वैल्यू है वो मेरे पास टेन इनवर्स एक्स यहां पर आ रही है। आफ्टर दैट क्वेश्चन 23 का बी पार्ट देखिए, फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 इज, तो मुझे इस टर्म की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन 24, द गिवन फंक्शन इज साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स माइनस 1, इस टर्म की मुझे डोमेन निकालनी है। डोमेन मतलब वो एक्स की वैल्यू मैं जो इसके अंदर यहां पर पुट कर सकता हूं। अब हम आते हैं जनरल वाले फॉर्मूले पर। जब जनरली हम साइन इनवर्स एक्स की बात कर रहे हैं तो इसकी जो डोमेन है वो क्या होती है, यानी यहां पर जो एक्स है उसको हम -1 से 1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी साइन इनवर्स का जो पूरा एंगल है उसको तो मैं -1 से 1 के बीच में लेता हूं, 1 से 1 के बीच में ही हो सकता है। सो आप कह दो यहां पर वी नो दैट डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज -1 to 1, यानी ये जो पूरा एंगल है दैट इज रूट एक्स माइनस 1 इज फ्रॉम -1 to 1, यानी ये पूरा एंगल जो है वो -1 से 1 के बीच में ही आपका होगा। एंड वी ऑल्सो नो दैट कि भाई जो रूट के अंदर से वैल्यू है वो कभी भी नेगेटिव तो बाहर आ ही नहीं सकती है, वो ज्यादा से ज्यादा 0 या उससे बड़ी वैल्यू होगी, यानी -1 से 0 तक की कोई वैल्यू यहां नहीं हो सकती ये रूट। तो यहां पर कहां से 0 से और रूट एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1। आप बोले सर -1 से 0 कैसे बन गया, बिकॉज जो रूट की वैल्यू है वो -1 से या नेगेटिव नंबर नहीं हो सकती है। अब मुझे इस टर्म को यहां से सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे, स्क्वेयरिंग कर देते हैं, तो यहां पे आएगा 0 x माइनस 1 और यहां पे आ गया 1, तो 1 ऐड कर देते हैं तो 0 प्लस 1, यहां पे x माइनस 1 प्लस 1 और यहां पे 1 प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, तो यहां पे आया 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी जो x है वो कहां से होगा आपका 1,2 से। तो आपकी जो डोमेन है दैट इज द डोमेन, जो x की वैल्यू है वो यहां पर 1,2 आपकी आ गई है। की कंसेप्ट को समझें कि साइन इनवर्स के x की जो डोमेन है वो -1 से 1 होती है, यानी इस साइन इनवर्स का जो पूरा एंगल है वो -1 से 1 के बीच में रहेगा। तो यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है। एंड वी आल्सो नो दैट कि जो रूट की वैल्यू है वो आपकी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, आपकी 0 या उससे बड़ी होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी ये जो रूट एक्स माइनस 1 है वो 0 से 1 में हो सकता है। फिर इसके बाद हमने यहां से x निकाला है जो आपका 1,2 यहां पर आ रहा है।
दिस क्वेश्चन इज 23 का बी पार्ट। ये 23 का बी पार्ट है। क्वेश्चन 24 हमसे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वेयर बाई 9 प्लस वाई स्क्वेयर बाई 4 इज इक्वल टू 1 एंड द एक्स एक्सिस यूजिंग इंटीग्रेशन। एक्स एक्सिस और इस कर्व के बीच में एरिया क्या बाउंड हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है यूजिंग इंटीग्रेशन। तो जो गिवन कर्व है उसको आप ध्यान से देखें। वो हमारे पास है एक्स स्क्वेयर बाई 9 प्लस वाई स्क्वेयर बाई 4 इज इक्वल टू 1। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो इस 9 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वेयर, इस 4 को लिख सकता हूं मैं 2 का स्क्वेयर। और अगर इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखो, सो दिस इज अ एलिप्स। और एलिप्स कौन सी है? एक्स के नीचे वाला पार्ट बड़ा है, यानी ये एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, जरा देखिए। यहां पर 3 है, दिस इज 3,0, और ये हो जाएगा -3,0। वाई के नीचे है 2, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 0,2 एंड 0,-2। मुझे आपका क्या निकालना है, इस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में बाउंडेड जो एरिया है, ये वाला एरिया मुझे यहां पर फाइंड करना है। तो ध्यान से देखो, ये जो लाइन है वो एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है हमारे पास, रिक्वायर्ड एरिया विल बी, मैं यहां पर देखिए, या तो आप लिमिट -3 से 3 लेकर के y के नीचे का एरिया निकाल दीजिए, या फिर आप क्या कर लो कि मैं यहां पर 0 से 3 लिमिट ले लेता हूं, y ऑफ इलिप्स dx, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि जितना एरिया यहां पर उतना ही एरिया यहां पर, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा कर लो। आप बोले सर आप लिमिट 0 क्यों ले रहे हो? क्योंकि जब हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे तो बाद में हमें लिमिट भी पुट करनी पड़ेगी यहां पर। और जब हम यहां पर लिमिट पुट करेंगे तो अगर एक लिमिट 0 रहेगी तो वैल्यू निकालना थोड़ा आसान हो जाता है। अगर आप चाहो तो -3 से 3 लेकर के भी कर सकते हो। तो मुझे चाहिए y ऑफ इलिप्स। वो कैसे मिलेगा? इसको इधर ले जाइए, वाई स्क्वेयर अपॉन 2 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 3 का स्क्वेयर। यहां पर एलसीएम लोगे तो यहां पे आ जाएगा 3 का स्क्वेयर, यहां पे आ गया 3 का स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। इसको इधर ले जाइए, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 का स्क्वेयर अपॉन 3 का स्क्वेयर, और यहां पे है 3 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। स्क्वेयर को इधर लाएंगे तो ये रूट हो जाएगा, रूट ऑफ 2 का स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर, रूट 3 का स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अगर आप ध्यान से देखें तो 2 का स्क्वेयर बाहर 2 आ जाएगा, और 3 का 3 यहां पे आ जाएगा रूट के अंदर 3 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। y की वैल्यू रख देता हूं 2 इंटू 0 to 3, यहां पे आया 2/3 रूट ऑफ 3 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर dx। यहां पर ये 2/3 तो बाहर आ जाएगा, और यहां पर हमारा फॉर्मूला लगेगा कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर जो है वो क्या होता है, वो होता है x/2, यही टर्म सेम आएगी, प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस का सी। ये हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। 2/3 बाहर आकर के 4/3 बन जाएगा, और यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे x/2 रूट ऑफ 3 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, यानी 3 का स्क्वेयर इज 9/2 साइन इनवर्स x/3। यहां पे आ गया 0 to 3, यहां पे आ गया 4/3। अपर लिमिट को पुट करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 3/2, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये 0 बन जाएगा, प्लस 9/2 साइन इनवर्स 3/3 माइनस, ये इसको जो यहां पे रख देंगे 0, प्लस 9/2 साइन इनवर्स ऑफ 0/3, यानी ये 0 ही बन गया यहां पर। अब आप ध्यान से देखें तो 4/3 है, ये 0 बन गया, 9/2
यहां पे आ गया 1, 1 जो है वो साइन किस पर होता है, इस 1 के प्लेस पर मैं लिख सकता हूं साइन π/2 माइनस यहां पे आ जाएगा 9/2, साइन 0 किस पर होता है, साइन 0 पर, तो यहां पे ऐसा लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आएगा 4/3 इंटू 9/2 इंटू π/2 और साइन इनवर्स से साइन जब कैंसिल होगा तो ये 0 बन जाएगा, माइनस का 0। तो यहां 2 2 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 टाइम्स, यानी यहां पर जो एरिया है वो हमारे पास क्या आ गया है 3π² यूनिट्स। तो की कंसेप्ट बस यही है कि एक तो ये फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए इंटीग्रेशन का, दूसरा जब आप लिमिट्स को ले रहे हैं तो लिमिट्स में ट्राई करें कि आप 0 से 3 लिमिट लें। अगर आप -3 से 3 लेंगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, क्वेश्चन आपका वहां से भी हो जाएगा। आफ्टर दैट क्वेश्चन 25 देखिए, फॉर द कर्व y is equal to 5x minus 2x cube, if x increases at the rate of 2 units per second, then how fast is the slope of the curve changing when x is equal to 2? तो यानी स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप क्या होता है हमारे पास dy by dx, dy by dx को हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ dy by dx हमें यहां पर निकालना होगा। तो पहले जो गिवन कर्व है वो हमारे पास क्या है वो लिखता हूं। दिस इज क्वेश्चन 25। द गिवन कर्व इज y is equal to 5x minus 2x क्यूब, और मुझे दे क्या रखा है यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ x, यानी dx ओवर dt मुझे दे रखा है, दैट इज 2 यूनिट्स पर सेकेंड, एंड यहां पे x की वैल्यू भी दे रखी है आपका जब स्लोप चेंज हो रहा होगा। तो पहले तो हम निकाल देते हैं स्लोप। तो स्लोप क्या होता है हमारे पास dy by dx होता है, स्लोप इज इक्वल टू में dy by dx। तो dy by dx निकाल दो, वो हो जाएगा 5 माइनस 2x क्यूब का, x क्यूब का हो जाएगा 6x स्क्वायर। इस स्लोप को ना मैं कुछ नाम दे देता हूं, लेट से सम s। तो मुझे स्लोप का रेट ऑफ चेंज निकालना है, यानी मुझे स्लोप का रेट ऑफ चेंज यानी ds ओवर dt निकालना है। आई रिपीट माई वर्ड्स कि y का रेट ऑफ चेंज तो स्लोप है और इसका रेट ऑफ चेंज होगा स्लोप का रेट ऑफ चेंज। तो स्लोप का रेट ऑफ चेंज निकालना है तो ds ओवर dt कर देंगे, तो भाई 5 का तो हो गया 0, माइनस यहां पे हो जाएगा 12x और x का हो जाएगा dx बाई dt। तो यहां पर ds ओवर dt जो है मेरे पास आ गया माइनस का 12, x की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दे रखी है दैट इज 2, वो यहां पर रख दूंगा, और dx ओवर dt भी मुझे दे रखा है दैट इज 2, यानी यहां पर हो गया 24 इंटू 2 इज माइनस का 48। अब यहां पर इसके माइनस का आने का मतलब है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है वो डिक्रीज हो रहा है, यदि प्लस का आता है तो वो इंक्रीज हो रहा है। अब यहां पर वो माइनस का आया है, दैट मींस जो स्लोप है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पर आप लिख दोगे स्लोप ऑफ कर्व इज डिक्रीजिंग, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है एट द रेट 48 के रेट पर, -48 नहीं, माइनस हमें ये बता रहा है कि वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस आया है दैट मींस डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 48। नाउ सेक्शन सी से क्वेश्चन 26 का ए पार्ट देखिए। If f r positive to r is defined as fx is equal to log ax, a is greater than 0 and a is not equal to 1, जो बेस है वो पॉजिटिव है और not equal to 1 है, prove that f is a bijection and r positive is set of all positive real numbers। यानी हमें एक फंक्शन दे रखा है, फंक्शन क्या है, फंक्शन की जो डोमेन है वो है r पॉजिटिव, यानी सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स, और जो फंक्शन है वो किस तरह से है, fx इज इक्वल टू लॉग ax, एंड a जो है वो आपका ग्रेटर देन 0 है एंड a इज नॉट इक्वल टू 1,
ये हमारे पास है। प्रूव दैट f इज अ बाइजेक्शन। तो f जो है वो बाइजेक्शन कब होगा? जब फंक्शन हमारा 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो जाएगा, तब हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा एक बाइजेक्शन है। तो यहां पर कोई भी जो फंक्शन है वो 1 1 कब होता है? जब हर एलिमेंट की एक अलग यूनिक इमेज हमें मिले, तो हम फंक्शन को क्या कहते हैं कि वो हमारा जो फंक्शन है दैट इज 1 1। x1 की इमेज fx1, x2 की इमेज fx2 हमें यहां पर मिले, तो फंक्शन को हम 1 1 कहते हैं। अब कंसेप्ट क्या होता है कि हम x1 और x2 को फिर बराबर कह देते हैं कि x1 और x2 बराबर है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक की दो इमेज हो। तो फिर यदि हम कहीं अंदर से ये रिजल्ट ले आए कि fx1 इज इक्वल टू fx2, यानी ये भी एक हो जाएंगे और हमारा फंक्शन एक की एक ही इमेज हो जाएगी। आई रिपीट माई वर्ड्स कि हम x1 और x2 को बराबर मानेंगे और अंदर से रिजल्ट लेकर के आएंगे fx1 इज इक्वल टू fx2, तो हमारा जो f है वो 1 1 यहां पर हो जाएगा। तो यहां पर 4 1 1 हम इसको करते हैं। let x1 x2 belongs to R positive domain such that, किस तरीके से कि जो x1 है आपका वो किसके बराबर है? x2 के बराबर है। किसके बराबर है? x1 जो है वो x2 के बराबर है। नाउ दो नंबर्स बराबर हैं और आप ध्यान से देखो क्योंकि ये R पॉजिटिव से है, यानी x1 और यहां पर आप कह सकते हो here x1 x2 इज ग्रेटर देन 0, यानी ये 0 से बड़े होंगे। तो जब दो नंबर्स 0 से बड़े हैं और बराबर हैं आपस में, तो हम दोनों तरफ लॉग लेंगे तो उनकी वैल्यू भी आपस में बराबर आएगी। नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉगरिथम विद बेस a, तो यहां पे आ जाएगा log ऑफ a x1 log ऑफ a x2। अब आप ध्यान से देखो, log ऑफ a x1 fx मेरे पास ये है, यदि मैं fx1 निकालता हूं तो वो हो जाएगा log ऑफ a x1, यानी ये वाली वैल्यू जो है वो fx1 है और ये वाली वैल्यू fx2 हो जाएगी। आप ध्यान से देखो तो मैंने x1 को x2 के बराबर लिया था और अंदर से रिजल्ट आ गया कि fx1 fx2 के बराबर है, सो f इज 1 1। तो जो f है हमारा वो 1 1 हो गया। नाउ अब हम बात करते हैं f इज ऑन टू। तो जो f है वो ऑन टू कब होगा हमारे पास? जब यहां के हर एलिमेंट के लिए मुझे एक प्री इमेज, यदि मैं x को रखता हूं फंक्शन में और यहां पे मुझे मिलता है fx जो y के बराबर हम जनरली मानते हैं, तो यहां के हर एक y के लिए मुझे यदि यहां पर एक x प्री इमेज मिल जाए जो मेरी कहां पर है? r पॉजिटिव में है, तो फिर हम क्या कह देंगे कि f जो है हमारा वो ऑन टू है। तो 4 ऑन टू हम इसे करते हैं। यहां पर ध्यान से देखो तो हम क्या करते हैं कि fx को y के बराबर मान लेते हैं, यानी log ऑफ a x इज इक्वल टू में y। यदि मुझे log को इस तरफ ले जाना है तो ये जो y है वो यहां पर इस a की पावर बन जाएगा, यानी x इज इक्वल टू a की पावर y। अब आप ध्यान से देखें, सो वी नो दैट कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो है, जो a की पावर y है, वो y जो है वो कुछ भी हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर हाई वैल्यू फंक्शंस, और उनकी जो मैं कहूं कि यहां पर रेंज है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की जो रेंज है कि भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है a की पावर x, यहां x की कुछ भी वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू हमेशा 0 से इंफिनिटी के बीच में ही आएगी, यानी ये एक पॉजिटिव वैल्यू हमें यहां पर देते हैं। सो दीज आर हाई वैल्यू फंक्शंस। तो मैं कहूंगा 4, यहां पे लिख सकते हो बिलोंग्स टू 0 इंफिनिटी, या फिर r पॉजिटिव भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू a की पावर y, देयर एग्जिस्ट x a की पावर y बिलोंग्स टू r पॉजिटिव, सो f इज ऑन टू। तो जो f है हमारा वो ऑन टू हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं कि मैंने ये बता दिया कि भाई y की मैं यहां से कोई भी वैल्यू ले लूं जो रियल नंबर से है, उसके लिए मुझे एक x मिल जाएगा
a की पावर y जो कहां पर है आपका r पॉजिटिव में है, तो f हमारा ऑन टू हो जाएगा। एक और तरीका बताता हूं इसको ऑन टू करने का। एक तरीका क्या होता है कि भाई यहां पर इसको हम कहते हैं कोडोमेन। कोडोमेन यदि पूरी भर जाती है तो वो क्या है, हम देखो यहां जितने भी एलिमेंट से ये मैप करता है वो बनती है रेंज। अब रेंज जो है वो यदि कोडोमेन के बराबर आ जाए, मतलब रेंज जो है वो कोडोमेन की, तो हर एलिमेंट ऑक्यूपाई हो गया, यानी हमारा जो एफ है उसकी रेंज यदि कोडोमेन के बराबर आ जाती है तो भी हम उसे क्या कह देते हैं, आपका ऑन टू कह देते हैं। तो इस ऑन टू को करने का एक और तरीका बता रहा हूं कि यहां पर एफ एक्स जो है वो हमारा क्या है, लॉग ऑफ ए एक्स है, और हम यहां पर जानते हैं कि जो a है वो ग्रेटर देन 0 है, नॉट इक्वल टू 1 है, एंड रेंज ऑफ f जो है वो क्या होती है हमारे पास, रेंज ऑफ f यदि ये a आपका ये इन्हीं कंडीशंस के साथ है तो रेंज ऑफ एफ एक्स जो है वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होगी, या फिर आप इसे चाहो तो रियल नंबर्स भी लिख सकते हो। यानी कि इस फंक्शन की जो रेंज है, लॉगरिथम फंक्शन जो है उसकी जो रेंज है वो रियल नंबर आ रही है, और जो हमारी कोडोमेन है वो भी क्या है, रियल नंबर है। यानी रेंज इज इक्वल टू में मेरे पास क्या आ रही है, कोडोमेन आ गई। रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, तो यहां से भी मैं कह सकता हूं सो एफ इज ऑन टू। अब दो मेथड्स मैंने आपको बताए, आपको इनमें से जो भी कन्वीनियंट लगे उसके साथ आप प्रोसीड करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट आप ये पॉइंट जरूर माइंड में रखेंगे कि वो बाइजेक्शन तभी होगा विच इंप्लाइज एफ इज अ बाइजेक्शन, कि एफ जो है वो आपका एक बाइजेक्शन यहां पर हो गया है, कि जब एफ आपका 1 1 ऑन टू दोनों हो जाएगा तब आप उसे क्या कह पाएंगे, आपका एक बाइजेक्शन यहां पर कह पाएंगे। आफ्टर दैट क्वेश्चन 26 का बी पार्ट देखिए। Let a is equal to 1 2 3, b is equal to 4 5 6. A relation from R a to b is defined as R is equal to x comma y such that x plus y is equal to 6, x belongs to a and y belongs to b. हमारे पास एक रिलेशन है, हमारे पास दो सेट हैं, a is equal to में 1 2 3 and b is equal to में 4 5 6। ये दो मेरे पास क्या है यहां पर सेट हैं, और R इज फ्रॉम A टू B। और किस तरीके से R डिफाइंड है कि इसमें X, Y के वो ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे सच दैट कि अगर हम उनका सम करें, यदि इन दोनों का सम करें और वो 6 के बराबर आ रहा है तो वो यहां पर आएंगे, X जो है वो A से होगा एंड Y जो है वो B से होगा। और इससे रिलेटेड वो क्वेश्चंस पूछ रहा है, राइट ऑल एलिमेंट्स ऑफ R, इज R अ फंक्शन, जस्टिफाई, डिटरमाइन डोमेन एंड रेंज ऑफ R। तो एक सिंपल टाइप का सवाल है ये। वी नो दैट कि यदि R जो है फ्रॉम हियर R इज फ्रॉम A टू B, सो R जो है वो किसका सबसेट होगा, R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो वैसे तो नीड नहीं है कि आप A क्रॉस B निकालें, क्योंकि ये कंसेप्ट आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। आप चाहें तो सीधा यहां पर R बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं R, ध्यान से देखो। यदि मैं X की वैल्यू 1 ले लेता हूं तो 1,4 क्या यहां पर होगा, 1,4 क्या यहां पर होगा आपका, ध्यान से देखो 1,4 यहां पर 1 + 4 5 आएगा, वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मैं आपसे कहता हूं कि ये x + y इज इक्वल टू 6 है ना, यहां से इसको इधर ले जाओ, सो y इज इक्वल टू में 6 - x हो जाएगा, या मैं कहूं x निकाल दो, y इज इक्वल टू 6 - x हो जाएगा। यानी मैं जब x की वैल्यू 1 लूंगा तो यहां पर y की वैल्यू मेरे पास 5 आ जाएगी। जब मैं x की वैल्यू 2 लूंगा तो 6 - 2 y मेरे पास 4 आ जाएगा, और जब मैं x की वैल्यू 3 लूंगा तो y मेरे पास यहां पर 3 आ जाएगा। लेकिन आप ध्यान से देखें तो पहला एलिमेंट आ रहा है A सेट से और दूसरा एलिमेंट आ रहा है B से, तो ये जो 3 है ना वो यहां प्रेजेंट नहीं है, यानी ये वाला ऑर्डर्ड पेयर यहां नहीं हो सकता। तो आपके इसमें केवल 2 ही ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। आई रिपीट माई वर्ड्स कि रिलेशन में अकॉर्डिंगली मैंने y निकाल दिया, जब मैंने x 1 लिया तो y 5,
और 2 लिया तो 4 हमारे पास यहां पर आएगा। 3 ले रहे हैं तो y की वैल्यू 3 आएगी, बट वो यहां b में प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से 3,3 यहां पर नहीं आया। आफ्टर दैट अब वो पहला पार्ट तो कह रहा था कि आपको बनाना है a, यानी ये तो हो गया पहला पार्ट। दूसरा कह रहा है इज आर अ फंक्शन। ध्यान से देखें तो मैं इसको एरो डायग्राम से आपको समझाता हूं। फंक्शन की सिंपल सी डेफिनेशन है कि एक रिलेशन जो है वो कब फंक्शन बनता है आपका। 1 किससे मैप कर रहा है 5 से, 2 किससे मैप कर रहा है 4 से, लेकिन ये 3 किसी से भी मैप नहीं कर रहा। फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि यहां का हर एलिमेंट यूनिक्वली एफ रिलेटेड होना चाहिए और यहां का एक एलिमेंट यहां के 2 एलिमेंट से मैप नहीं होना चाहिए। यानी ऐसा केस नहीं बनना चाहिए यहां का एक 2 से मैप कर जाए, यहां के 2 1 से मैप कर सकते हैं। यानी मैं समझाऊं कि भाई इसको आप रख लो सन और इसको रख लो फादर। आपका सन फादर रिलेशन से आप इसे समझ लें। यहां पर है सन, अब यहां पे है फादर, मान लीजिए ABC, ये इससे मैप कर रहा है। तो दुनिया में कोई ऐसा सन हो ही नहीं सकता है जिसका कोई ना कोई फादर ना हो। यानी यहां पर कोई एलिमेंट नहीं रहना चाहिए, तो यहां पे कोई एलिमेंट बच गया तो वो फंक्शन नहीं बनेगा। दूसरा, यहां का एक एलिमेंट 2 से मैप नहीं कर सकता। यहां के एक का 2 से मैप करने का मतलब क्या है भाई, मान लीजिए यहां कोई सन है, उसके 2 फादर, उसके 2 फादर्स नहीं हो सकते। हम केस की बात कर रहे हैं, उसमें भाई कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी के फादर एक्सपायर हो जाते हैं तो वो दूसरी शादी कर लेते हैं, तो उस केस की बात नहीं कर रहे हैं, बायोलॉजिकल फादर की बात कर रहे हैं। तो किसी भी सन के 2 बायोलॉजिकल फादर्स नहीं हो सकते हैं, तो ये वाला केस नहीं हो सकता। बट इसका रिवर्स यहां पे हो सकता है कि 2 सन का एक फादर आपका हो सकता है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है फंक्शन को समझने के लिए। तो आप कहेंगे यहां पर 3 belongs to A, do not have a image, इसकी कोई इमेज नहीं मिल रही है, so R is not a function। तो जो R है हमारा वो एक फंक्शन यहां पर नहीं बनेगा। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट आप पढ़ें, क्या कह रहा है हमसे। Third part is saying that we have to find domain and range of R। थर्ड वाला पार्ट हमसे कह रहा है कि इस रिलेशन की आप डोमेन बता दो, इसके बाद हमें इसकी रेंज बता दो। तो डोमेन क्या होता है, उस R के फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट है उनका एक सेट यदि आप बना दें 1,2, और दूसरी पोजीशन पर जो है उनका सेट होता है रेंज 4 5 लिख दो, थोड़ा सीरीज से हो जाएगा 4 5। पहली पोजीशन वाले एलिमेंट्स का यदि आपने सेट बना दिया तो डोमेन, और दूसरी पोजीशन वाले एलिमेंट्स का सेट बना दिया, दैट इज अवर रेंज। तो ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर हमने यहां पर बता दिए हैं। नाउ क्वेश्चन 27 का ए पार्ट देखिए। फाइंड के सो दैट एफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 है जब x आपका नॉट इक्वल टू 1 है, एंड k है इफ x इज इक्वल टू -1, इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1। ये x इज इक्वल टू -1 पर कंटिन्यूअस है, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। आप जरा समझें, कोई भी जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस कब होता है, जब उस फंक्शन पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ जाए राइट हैंड लिमिट, बराबर आ जाए फंक्शन की वैल्यू एट द पर्टिकुलर पॉइंट, तो हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस हो जाता है। अब क्योंकि ये फंक्शन पहले से कंटिन्यूअस है तो ये तीनों आपस में बराबर होंगे और यहीं से फिर हम k की वैल्यू निकालेंगे। बट उससे पहले आप अगर फंक्शन को ध्यान से देखें तो ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे लीनियर है, तो ऐसा केस जबकि आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका वहां पर फंक्शन में दिखाई दे तो उसको आप एक बार फैक्टराइज करके जरूर देख लें, क्योंकि डेफिनेटली उसके वहां पर फैक्टर बन जाएंगे, सो दैट नीचे वाली टर्म कुछ ना कुछ वहां से कैंसिल हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, प्रोडक्ट तो मुझे चाहिए माइनस का 3 और सम मुझे चाहिए माइनस का 2। तो ऐसे नंबर्स जिनका की जो प्रोडक्ट है वो तो माइनस का 3 आ जाए और सम आ जाए माइनस का 2, तो माइनस का 3
और प्लस का 1, इनका प्रोडक्ट ये आ जाएगा और सम आ जाएगा माइनस का 2। तो यानी मैं यहां पर लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का x माइनस 3। तो यहां पे आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस का 1 इंटू एक्स माइनस 3। दोनों में से x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो यहां पे आ जाएगा x प्लस 1। अब यहां पर देखिए, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं, इस फंक्शन को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। इसके प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं, और नीचे भी क्या है, x प्लस 1 है। x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल आ गया, यहां पे हो गया x माइनस 3। जब x आपका क्या है, नॉट इक्वल टू माइनस 1 है, और ये वाला फंक्शन है इफ x इज इक्वल टू माइनस 1। तो हमने फंक्शन को यहां मॉडिफाई कर दिया। इसको आप यहां पर बता सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ हम निकाल देते हैं LHL एट x इज इक्वल टू माइनस 1, लिमिट x टेंड्स टू माइनस 1 माइनस, ये वाला माइनस दिखा रहा है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। तो फंक्शन क्या होगा, जहां पर x आपका माइनस 1 से कम है। अब आप ध्यान से देखो, x माइनस 1 के बराबर नहीं है, यानी माइनस 1 से कम भी यहीं पर है और ज्यादा भी यहीं पर है। तो LHL और RHL दोनों के लिए यही फंक्शन होगा। तो यहां पर हम कर लेते हैं, फंक्शन क्या है, x माइनस 3। x को हम यहां पर पुट कर देंगे क्या, x is equal to minus 1 minus h, and now this h tends to 0। तो यहां पे हो जाएगा लिमिट h tends to 0 माइनस 1 माइनस h माइनस का 3, h के प्लेस पर 0 रख देंगे तो आ गया माइनस का 4। नाउ मैं निकालूंगा RHL, लिमिट x tends to माइनस 1 प्लस, और फंक्शन क्या होगा, x माइनस 3। यहां पर हम x को रख देंगे क्या, माइनस 1 प्लस का h, एंड दिस h टेंड्स टू 0। तो यहां पर x के प्लेस पर आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 प्लस का h माइनस का 3। h के प्लेस पर 0 रख देंगे तो यहां पे आ जाएगा माइनस का 4, और फंक्शन की वैल्यू एट माइनस 1 निकालता हूं तो वो मुझे k दे रखी है। नाउ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, fx is continuous at x is equal to minus 1, so LHL is equal to RHL is equal to f of minus 1। तीनों को बराबर रख देते हैं, LHL मेरा -4, RHL मेरा -4, और ये है k। इन दो को कंपेयर कर लेता हूं तो यहां से जो k की वैल्यू है वो मेरे पास यहां पर 4 आ जाएगी। तो इस तरह से हमने यहां पर k की वैल्यू को फाइंड आउट किया है। आप की कंसेप्ट को समझेंगे कि की कंसेप्ट क्या है आपके पास, कि कोई भी जो फंक्शन है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटीन्यूअस है, दैट मींस उस पर LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर तीनों आपस में बराबर होंगे। तीनों यदि आपस में बराबर हैं तो वहां से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। आफ्टर दैट क्वेश्चन 27 का बी पार्ट देखिए, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू x इंटू मॉड्यूलस ऑफ x एट x इज इक्वल टू 0। मेरे पास जो फंक्शन है, यहां पर फंक्शन मेरे पास क्या है, दैट इज x इंटू में मॉड्यूलस ऑफ x, और मुझे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 0। हमारे पास जो मॉड्यूलस फंक्शन होता है उसको जब हम ब्रेक करते हैं, जब x लेस देन 0 हो, मॉड्यूलस का काम क्या होता है, अंदर से आ रही नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाना। जब x आपका लेस देन 0 है, यानी अंदर से नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो ये मॉड्यूलस साइन माइनस साइन में ब्रेक होगा ताकि अंदर से आ रही नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर दे। आई रिपीट माई वर्ड्स, कि जब x लेस देन 0 है, ऐसा याद रख सकते हो कि अंदर से यदि नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो मॉड्यूलस माइनस साइन में ब्रेक होगा, और जब अंदर से पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो ये प्लस के एक्स में ब्रेक होगा। तो फंक्शन को जरा हम कर लेते हैं यहां पर कि व्हेन x इज लेस देन 0 तो मॉड्यूलस x जो है वो माइनस x में, यानी यहां आ गया माइनस का x स्क्वायर, और जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स, यानी कि x स्क्वायर।
नाउ एट x इज इक्वल टू 0 मुझे क्या चेक करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी, यानी मैं LHD और RHD की वैल्यू निकालूंगा, और यदि LHD और RHD आपस में बराबर आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू में 0। तो सबसे पहले LHD मैं जनरल फॉर्मेशन बता देता हूं, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, ये हमारे पास LHD। RHD के लिए भी सेम होता है, बस यहां पर a पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहां पर LHD के लिए फॉर्मूला लिख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन माइनस पॉइंट क्या है 0, तो f0 अपॉन x माइनस a यानी x माइनस 0। LHD के लिए जो फंक्शन है वो क्या होगा, जहां पर x आपका लेस देन 0 है, यानी फंक्शन हमारे पास हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर। तो मुझे निकालना पड़ेगा f0, तो माइनस ऑफ 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां पे रख देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन है मेरे पास माइनस का x स्क्वायर, और ये आया है मेरे पास 0 और यहां पे आ गया x। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस माइनस का x स्क्वायर अपॉन x, पावर कैंसिल हो जाएगी। x के प्लेस पर हम क्या रख देंगे, 0 माइनस h रख देंगे, एंड दिस h टेंड्स टू 0। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर रख दोगे माइनस का 0 माइनस h के प्लेस पर 0 रख देंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा, यानी यहां पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसकी वैल्यू 0 आ गई। आफ्टर दैट हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx माइनस fa, a का काम क्या कर रहा है 0 अपॉन x माइनस a यानी x माइनस 0। RHD के लिए जो फंक्शन है वो है हमारा fx इज इक्वल टू x स्क्वायर, f0 निकालेंगे सो दैट इज 0। यहां पे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव x स्क्वायर माइनस 0 अपॉन x माइनस 0। तो यहां पे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव x स्क्वायर अपॉन x, x से x कैंसिल हो गया, और यहां पर जो x है इसको हम पुट कर देंगे 0 प्लस h, एंड दिस h टेंड्स टू 0। तो यहां पे आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h, और h के प्लेस पर 0 रखेंगे तो RHD हमारा 0 आ जाएगा। नाउ द LHD इज इक्वल टू RHD, क्योंकि जो दोनों है उन दोनों की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ रही है, दैट इज 0। Here the LHD is equal to RHD, और जब हमारा LHD RHD के बराबर आता है तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होता है। सो वी कैन से दैट fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, यानी हम कह सकते हैं कि जो fx है हमारा वो x इज इक्वल टू 0 पर यहां पर डिफरेंशिएबल होगा। तो जब भी हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ x वाला फंक्शन आता है तो सबसे पहले आप उसे ब्रेक करेंगे, आफ्टर दैट आप LHD RHD सब कुछ यहां पर निकाल पाएंगे। नाउ क्वेश्चन 28 देखिए, जो इंटीग्रेशन से है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन पाई बाई 2 टू पाई e की पावर x इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स dx। जब भी टर्म जो है वो e की पावर x इंटू में आ रही है, ध्यान से देखें कि ऐसा केस आपके पास आए e की पावर x, उसके मल्टीप्लाई में कुछ हो तो मुझे इंटरेस्ट आता है इस वाले पार्ट में, क्योंकि ये वाला पार्ट वहां पर जनरली बनता है, यानी फंक्शन प्लस उसका डिफरेंशिएशन, और ये किसके बराबर होता है, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी, यदि आप एक MCQ सॉल्व कर रहे हैं। इसका डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो e की पावर x इंटू में एफ एक्स प्लस का c। बट यहां ऐसा केस मुझे नहीं दिख रहा डायरेक्टली कि फंक्शन प्लस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहां पर बन जाए, तो हम यहां पर इसको बनाएंगे, इस फॉर्म में लेकर के आएंगे, क्योंकि ये बनेगा। हम यहां पर दो फॉर्मूले इस्तेमाल करते हैं, साइन 2 थीटा
इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी एंगल का हाफ हो जाएगा। और 1 माइनस कॉस 2 थीटा किसके बराबर होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी एंगल का हाफ हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान से देखें, पाई बाई 2 से पाई, यहां पे आएगा e की पावर x इंटू 1 माइनस 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2, और नीचे आ गया आपका कितना? 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। अब ये जो पार्ट है वो दोनों के डिवाइड में लिख लेंगे, तो यहां पर आएगा पाई बाई 2 से पाई e की पावर x 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 माइनस का 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 dx। ध्यान से देखो तो यहां पर क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 से पाई e की पावर x, 2 से 2 साइन से एक पावर, कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट, यानी माइनस का कॉट x बाई 2 प्लस ये 1 बाई 2 और ये ऊपर जाकर के क्या बन जाएगा? कोसिकेंट स्क्वायर x बाई 2। अब अगर आप ध्यान से देखें तो फंक्शन प्लस उसका डिफरेंशिएशन यहां पर बन रहा है। कॉट x बाई 2 का कोसिकेंट x स्क्वायर बाई 2 माइनस का वो प्लस बन जाएगा और x बाई 2 का 1 बाई 2। अब इसके बाद जब ऐसा फॉर्मेट बन जाए तो कैसे करते हैं? डिफरेंशिएशन वाले पार्ट को तो अलग कर लेते हैं, यानी इसे आप लिखोगे पाई बाई 2 से पाई e की पावर x इंटू माइनस का कॉट x बाई 2 dx प्लस में पाई बाई 2 से पाई e की पावर x इंटू 1 बाई 2 को बाहर लिख लेते हैं कोसिकेंट स्क्वायर x बाई 2 dx। अब यहां पर ये वाले पार्ट को तो आप सेम रखेंगे, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि अंदर से ऐसा फॉर्मूलेट बनेगा कि वो इसको एग्जैक्टली कैंसिल करेगा। तो फर्स्ट पार्ट में हम आइलेट लगाएंगे, बाई पार्ट्स लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ आइलेट। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथम, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में यानी सेकंड, ये फर्स्ट। नाउ इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स इन फर्स्ट इंटीग्रल। इन फर्स्ट इंटीग्रल, पहले इंटीग्रल में हम बाई पार्ट से इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहां पर देखिए पहला फंक्शन सेम, यानी माइनस का कॉट x बाई 2 सेम, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस फॉर्मूले से। अब फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन देखिए, कॉट x बाई 2 का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर x बाई 2 और x बाई 2 का हो जाएगा 1, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कोसिकेंट स्क्वायर x बाई 2 और यहां 1 बाई 2 आ जाएगा, बाहर लिख दिया। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x और फिर पूरी टर्म का इंटीग्रेशन। ये प्लस में जो पार्ट चल रहा है इसको भी लिखेंगे 1 बाई 2 पाई बाई 2 से पाई e की पावर x कोसिकेंट स्क्वायर x बाई 2 dx। अब ध्यान से देखें तो इनकी शक्ल बिल्कुल एक जैसी दिखाई दे रही है, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, यहां पर आ जाएगा आपका ओके। यहां पर लिमिट्स भी तो आएंगी, लिमिट्स आ जाएंगी आपकी क्या, दैट इज लिमिट हमारे पास आ जाएगी पाई बाई 2 टू पाई, पाई बाई 2 से पाई हमारे पास यहां पर बन गया। अपर लिमिट पुट करेंगे यानी माइनस का कॉट पाई बाई 2, माइनस को बेशक से बाहर ले लो, कॉट पाई बाई 2 e की पावर पाई, यहां पाई रख दिया माइनस फॉर्मूले से कॉट, इस माइनस को मैं बाहर लिख रहा हूं, अपर लिमिट पुट की माइनस, अब लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं तो यहां पाई बाई 2 रखेंगे, पाई बाई 2 अपॉन पाई बाई 2 इस पाई बाई 4 लिख सकता हूं इसको, एंड यहां पे आ जाएगा e की पावर पाई बाई 2। ध्यान से देखें कॉट पाई बाई 2, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, कॉस पाई बाई 2 अपॉन साइन पाई बाई 2। कॉस पाई बाई 2 होता है आपका 0, यानी ये वाला पार्ट तो पूरा 0 हो जाएगा। यहां पे आ गया माइनस, ये 0 हो गया, माइनस
कॉट पाई बाई 4 होता है हमारा 1 ई की पावर पाई बाई 2। ये माइनस साइन अंदर जाएगा, इसको प्लस का बना देगा, ई की पावर पाई बाई 2। यानी इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से जो वैल्यू है वो ई की पावर पाई बाई 2 यहां पर आ रही है। आप यहां समझ पाए हैं कि मैंने जो फॉर्मेशन बनाई है वो ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाली बनाई है। आफ्टर दैट उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने यहां पर आगे काम किया है और जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है वो ई की पावर पाई बाई 2 हमारे पास यहां पर आ गई है। आफ्टर दैट क्वेश्चन 29 का ए पार्ट देखिए। Find the probability distribution of the number of boys in families having 3 children। एक ऐसी फैमिली है जिसमें 3 बच्चे हैं, तो हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है नंबर ऑफ बॉयज के लिए, अज्यूमिंग इक्वल प्रोबेबिलिटी फॉर बॉय एंड अ गर्ल, यानी बॉय और गर्ल की प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वल है आपकी। तो यहां पर हम मान लेते हैं लेट बी डिनोट्स द इवेंट फॉर बॉय, बॉय के लिए बी डिनोट करता है, एंड जी डिनोट्स द इवेंट फॉर द गर्ल, यानी कि आप ध्यान से देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन फैमिलीज हैविंग 3 चिल्ड्रन अज्यूमिंग इक्वल प्रोबेबिलिटी फॉर बॉय एंड अ गर्ल। तो बॉय और गर्ल, यदि हमें बॉय मिले, बॉय और गर्ल में से बॉय मिले, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास 1/2 होगी। Probability of getting a boy is 1/2 and same of girl is 1/2। यहां पर मैं मान लेता हूं let x denotes the random variable of number of boys in a family of 3 children क्लियरली x कैन टेक वैल्यूज। x की जो वैल्यूज है वो क्या क्या हो सकती हैं, ध्यान से देखिए, x की वैल्यूज हैं, x की वैल्यू 0 हो सकता है, एक भी बॉय ना हो, x की वैल्यू 1 हो सकती है, x की वैल्यू 2 हो सकती है, x की वैल्यू 3 हो सकती है, यानी हो सकता है एक भी बॉय ना हो, एक हो, दो हो, या फिर तीनों बॉय भी वहां पर हो सकते हैं। अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखें, मैं सबसे पहले निकालता हूं px इज इक्वल टू 0, यानी कि एक भी बॉय ना हो, यानी पहला भी गर्ल हो, दूसरा भी गर्ल हो, तीसरी भी गर्ल हो, तीनों बच्चे जो है वो गर्ल हो। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिखा जा सकता है pg इंटू pg इंटू pg, यानी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ये हमारे पास आ जाएगा 1/8। इसके बाद हम निकालेंगे px इज इक्वल टू 1, हम यानी कि हमारे पास एक बॉय हो। एक बॉय होने का मतलब क्या है, देखिए जरा किस तरह से बनेगा, वो बॉय हो सकता है पहला बॉय हो, ये केस बन सकता है दोनों गर्ल हो, या फिर ऐसा हो सकता है पहला गर्ल दूसरा बॉय तीसरा गर्ल, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहला गर्ल दूसरा गर्ल और तीसरा बॉय। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जी जी, और बन जाएगा प्लस पी जी बी जी, इसको लिख सकते हैं P ऑफ जी जी बी। अब सभी को ओपन करके लिख सकते हो, ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ G इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G, ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ G इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। सभी की वैल्यू रखें तो सभी की वैल्यू सेम ही है, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, यहां पर एलसीएम आ गया 8 सभी में, 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3/8। अब इसके बाद जो केस बनता है वो बनता है px इज इक्वल टू 2, यानी कि अब जो बॉयज हैं वो बॉयज हमारे दो हों, तो दो बॉयज किस तरीके से हो सकते हैं, पहला बॉय दूसरा बॉय तीसरी गर्ल हो,
या फिर ऐसा हो सकता है पहला बॉय दूसरी गर्ल तीसरा बॉय हो, या फिर पहला गर्ल दूसरा बॉय तीसरा बॉय, इस तरह से हो सकता है। इसको आप सेम मेथड से ओपन कर लेंगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहां पर आएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 प्लस इसमें भी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, यानी ये भी 3/8 आ जाएगा। आफ्टर दैट हम निकालते हैं Px इज इक्वल टू 3, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 बॉयज। तो ये सिंपल हो जाएगा P B B B, तो ये भी हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इज 1/8। नाउ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम बनाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के साथ। तो जरा देखिए, यहां पर हम लिखते हैं इसमें x, यहां पर हम लिखते हैं P ऑफ x। x 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। जब Px इज इक्वल टू 0 है तो प्रोबेबिलिटी आई है 1/8। x इज इक्वल टू 1 पर जो प्रोबेबिलिटी है वो आई है 3/8, 2 पर भी आई है 3/8 और 3 पर आई है 1/8। तो इस तरह से हमने यहां पर इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल दिया है। तो हमने B माना बॉय के लिए और G इवेंट माना गर्ल के लिए। तो यहां पर इसके बाद इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल दी, x रैंडम वेरिएबल मान लिया और फिर इसके नंबर ऑफ आउटकम्स यानी x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है वो निकाला, और x इज इक्वल टू 0 1 2 3 सभी पर प्रोबेबिलिटी निकाल करके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने यहां पर बना दिया है। नाउ क्वेश्चन 29 का बी पार्ट देखिए। ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक कॉइन को 2 बार उछाला जाता है। Let x be a random variable defined as number of heads minus number of tails। x एक रैंडम वेरिएबल है कि उसमें आपका क्या है, रैंडम वेरिएबल किस तरह से है, जब 2 कॉइन्स को हम उछालेंगे तो हेड हेड मान लीजिए आ गया, फिर मैं कहूं हेड टेल आ गया, तो नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं 1, नंबर ऑफ टेल्स कितने हैं 1, उसको माइनस कर दें, ये हमारे पास क्या है आपका रैंडम वेरिएबल है। तो इस रैंडम वेरिएबल के लिए हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है और मीन हमें निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे ही बन जाएगा, मीन निकालना एक इजी टास्क हमारे लिए हो जाएगा। When 2 coins are tossed, 2 coins are tossed, let S denotes the sample space। हमने मान लिया कि जो S है वो किसको डिनोट करता है, आपका सैंपल स्पेस को डिनोट करता है। तो S के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, S के अंदर एलिमेंट हो जाएंगे HH, HT, TH एंड TT। और रैंडम वेरिएबल क्या है, X डिनोट्स द, यहां पे मान लेते हैं लेट X डिनोट्स द रैंडम वेरिएबल for number of heads minus number of tails। ये नंबर ऑफ हेड्स में से नंबर ऑफ टेल्स को सब्ट्रैक्ट करें तो यहां पर इसको हम x कह रहे, x कैन टेक वैल्यूज। आप ध्यान से देखो x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, इनके अकॉर्डिंग ही देख लेते हैं। यहां पर नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं 2, नंबर ऑफ टेल्स है 0 यानी 2 आ गया, यहां 1 1 है, 1 माइनस 1 इज 0। यहां पर नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं 0, टेल कितने हैं 2 यानी माइनस का 2। तो x की ये वैल्यूज हो सकती हैं -2 0 2, -2 0 2। तो यहां पे सबसे पहले हम निकाल देते हैं Px इज इक्वल टू -2 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ TT। ध्यान से देखो जब x -2 है यानी नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स की जो वैल्यू है वो माइनस का 2 आए, तो केवल एक ही एलिमेंट सैंपल स्पेस का ऐसा है जिसकी वजह से ऐसा होगा, यानी जब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो हो जाएगी 1/4। इसके बाद जब P ऑफ x इज इक्वल टू 0 आप निकालोगे, यानी 0 किसकी वजह से है, तो 0 2 की वजह से है, HT और TH की वजह से। तो ध्यान से देखिए वो जरा क्या हो जाएगा, ये 2 हो गए और नीचे टोटल है 4 आपके 2/4 यानी कि 1/2 हो गया।
इसके बाद यदि आप पी एक्स इज इक्वल टू 2 निकालते हैं तो वो किसकी वजह से है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच की वजह से है, यानी यहां पर है 1 और टोटल कितने हैं 4 आपके, तो मैंने सभी निकाल दिए। रैंडम वेरिएबल को समझे, नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स, तो ये वैल्यूज हो सकती है -2, 0, 2, आप सभी से देख सकते हैं कि क्या क्या वैल्यू आ रही है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, वो हमारे पास आ गया, यहां पे हम लेंगे x और यहां पे हम लेंगे पी एक्स, एक्स है मेरा -2, 0 और यहां पर 2, -2 यानी मेरे पास क्या है 1/4 है प्रोबेबिलिटी, यहां पर 1/2 है और यहां पर फिर से 1/4 है। नाउ यदि हमें मीन निकालना हो तो मीन होता है समेशन ऑफ xi p xi, यानी xi p xi की जो वैल्यू है उसका सम कर दें। तो ध्यान से देखें, यहां पर है हमारा x, यहां पर है हमारा px, x क्या है मेरे पास -2, ये है मेरे पास 0 और ये है मेरे पास 2, तो यहां पे जो px है मेरे पास वो क्या आ जाएगा, x -2 पर मेरे पास वैल्यू आ रही है 1/4, x 0 पर आ रही है 1/2 और x 2 पर आ रही है 1/4, दोनों का सम निकाल दूं, प्रोडक्ट कर दूं यहां पर x px, तो वो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहां पे हो जाएगा -2/4, ये 0 और ये +2/4। यदि मैं इसका सम करता हूं, सम ऑफ x px, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा, 0 ये माइनस प्लस सेम हो जाएंगे, दैट मींस मीन जो है वो मेरे पास समेशन ऑफ x px जो है वो कितना आ गया, वो 0 यहां पर आ गया है। तो एक बार यदि आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर बना लेंगे तो मीन निकालना फिर कोई टफ टास्क आपके लिए यहां पर नहीं होगा। आफ्टर दैट क्वेश्चन 30 देखिए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, -5, -10, -1, -5, -10, इस पॉइंट की मुझे डिस्टेंस निकालनी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, इन लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मुझे यहां पर इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है। अब इन लाइंस का यदि मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाए तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके डिस्टेंस तो इजी मेथड से निकाल दूंगा। तो सबसे पहला जो हमारा की कंसेप्ट रहने वाला है कि पहले हम इनका यहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। और कैसे निकालते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, भाई इस पहली लाइन को सम लैम्डा के और दूसरी लाइन को सम म्यू के बराबर मान लो। तो यहां ध्यान से देखो, जब आप पहली वैल्यू को यानी इसको x -1/2 इज इक्वल टू लैम्डा करोगे तो 2 इधर चला जाएगा, 2 लैम्डा 1 जाकर के इधर हो जाएगा तो 2 लैम्डा +1, यानी यहां से x की वैल्यू आ गई 2 लैम्डा +1। सेम जब इसको इसके बराबर करोगे तो 3 लैम्डा और ये इधर जाकर के प्लस कट, 4 लैम्डा +3 बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन 1। ये लाइन 1 पर किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। सिमिलरली आप लाइन 2 के लिए करोगे तो यहां पर आ जाएगा 5 म्यू +4, 2 म्यू +1 और z तो डायरेक्टली म्यू ही आ गया, बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन 2। 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम इन तीनों को आपस में बराबर करते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि ये दोनों कोऑर्डिनेट्स जो है वो आपस में बराबर हैं, मानते हैं कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो यहां से 2 लैम्डा +1 मेरे पास किसके बराबर आ गया, 5 म्यू +4 के, 3 लैम्डा +2 मेरे पास किसके बराबर आ गया, 2 म्यू +1 के, 4 लैम्डा +3 किसके बराबर आ गया, म्यू के बराबर यहां पर आ गया है। अब यहां से इस 2 लैम्डा को इधर ले जाइए तो 5 म्यू माइनस का 2 लैम्डा, 4 को इधर लाएंगे तो 1 - 4 यानी 5 म्यू -2 लैम्डा इज इक्वल टू -3, इसे नाम दो 3। और यहां से कर लेता हूं म्यू -4 लैम्डा इज इक्वल टू 3, इसे नाम दो 4। अब इनमें से ना किन्हीं भी दो को
आप चाहो तो इन दो को ले लो, इन दो को ले लो, यहां से इन दोनों को सॉल्व करके या तो मुझे लैम्डा मिल जाए या मिल जाए म्यू। लैम्डा और म्यू में से अगर लैम्डा मिलेगा तो यहां रख देंगे और म्यू मिलेगा तो यहां रख देंगे, दोनों से ही मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। और तीनों में से कोई सी भी दो इक्वेशन लैम्डा म्यू की लेकर के मुझे लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। यहां है -2 लैम्डा, तो ये तो नहीं बन पाएगा, तो यहां पर है आपका 5 म्यू -2 लैम्डा, तो यहां पर है 5 म्यू, यहां 5 म्यू बना लेते हैं। थर्ड में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट बाई 5, तो यहां पे आ गया 5 म्यू -2 लैम्डा -3, यहां पे आ जाएगा क्या 5 म्यू -20 लैम्डा +15, सब्ट्रैक्ट करेंगे ये माइनस का ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया। यहां पे आया 18 लैम्डा, यहां पे आया -18, -18 से 18 कैंसिल हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू -1। बस म्यू बेशक से ना निकालें, कोई जरूरत नहीं है, लैम्डा मिल गया है, यहां रख देते हैं। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, वो देखिए जरा क्या आ जाएगा, ध्यान से देखोगे, -2 +1 यानी -1, -3 +2 यानी -1, -4 +3 यानी -1, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो -1 -1 आ रहा है। मुझे डिस्टेंस निकालनी है, किसकी, डिस्टेंस ऑफ -1 फ्रॉम, क्या पॉइंट है हमारे पास जो गिवन है, दैट इज -1 -5 -10 एज, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे x2 -x1, यानी -1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 1, तो ये प्लस का 1 बन जाएगा यहां पर का स्क्वायर, y2 -y1 यानी -5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 1, तो ये प्लस का 1 बन जाएगा यहां पर, माइनस के 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 1, तो ये प्लस का 1 बन जाएगा यहां पर, इसका स्क्वायर, दैट इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस मेरे पास क्या आ गया, -1 + 1 0 का स्क्वायर, -1 + 1 यानी -4 का स्क्वायर इज 16, -10 + 1 इज 9 का स्क्वायर, दैट इज 81। तो यहां पे आ गया आपका 1 -1 + 4 इज 16, 6 + 1 इज 7 एंड 8 + 1 इज 9, √97 यूनिट्स। तो वो यही कह रहा था कि आप यहां पर इनके बीच की डिस्टेंस निकाल दीजिए, दैट इज √97 यहां पर आ रही है। क्वेश्चन को करने के लिए की कंसेप्ट को आप समझें तो वो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालना। एक बार यदि आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकाल पाएंगे, फिर आप सिंपल टाइप का डिस्टेंस फॉर्मूला यहां लगाएंगे और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। पहले दोनों लाइंस पर किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालिए, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तीनों को बराबर रख देंगे, कोई सी भी लैम्डा और म्यू की दो इक्वेशंस को सॉल्व करके या तो लैम्डा या म्यू मिल जाए, म्यू मिले तो यहां पर, लैम्डा मिले तो यहां रखने से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो उनके बीच की डिस्टेंस हमें यहां पर मिल जाएगी।